ओके गाइस, आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ में हम लोगों ने काइनेमैटिक्स कंप्लीट कर लिया। वी डिड मास वेट एंड डेंसिटी। नाउ विल बी वी डिड फोर्सेस का फर्स्ट लेक्चर एज वेल। उसके पास्ट वर्ड्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे काफ़ी डिटेल में। इसी फोर्सेस के चैप्टर में जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो फोर्सेस के ही सिलेबस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं डिफॉर्मेशन को। डिफॉर्मेशन या इलास्टिक डिफॉर्मेशन के टर्म से आपके सिलेबस में जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार ये जो है दिखा देता हूँ सिलेबस कंटेंट, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो है बन जाएं कि वेयर वी आर एंड व्हेन वी विल बी डन। तो जो हमारा सिलेबस है ओ लेवल फिज़िक्स का, इसके अंदर फोर्सेस में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वर्किंग को वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Friction we are done with, circular motion we are done with, we are on the topic of elastic deformation. Previously इसको deformation के नाम से पढ़ाया जाता था, और आप लोग अगर रीड एंड राइट या किसी और पासवर्ड्स को फॉलो करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन के नाम से ही चैप्टर होगा। तभी मैंने इसको थोड़ा सा अलग रखा है। पर ये याद रखिएगा हमारे सिलेबस में दिस इज ऑल इन अंडर फोर्सेस। अच्छा, डिफॉर्मेशन की टर्म जो होती है बेसिकली इट्स द चेंज इन शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जनरल इजी वर्ड्स, लेट्स सपोज आई गॉट अ मोबाइल फ़ोन हुआ है, ठीक है, मैं इसको तोड़ दूँ तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। मेरे पास ये एक छोटी सी तार टाइप चीज़ है, ये आपको नज़र नहीं आ रही होगी बट ये शायद नज़र आ जाए थोड़ी बहुत। इसको अगर मैं डिफॉर्म कर दूंगा तो ये डिफॉर्म हो जाएगी, नहीं नज़र आ रही होगी, बहुत पतली सी है। खैर कोई बात नहीं। ये है कि येट अगेन किसी भी चीज़ को एक शेप है उसको मैं यूँ दबा दूँ तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो डिफॉर्मेशन इज़ व्हाट, इट्स स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, ट्विस्टिंग, शेयरिंग, बेंडिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल इन जनरल डिफॉर्मेशन। यूजुअली हम अपने सिलेबस में, इस सिलेबस में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेच को, वर्किंग को देख रहे होते हैं। और स्ट्रेच करने के लिए भी किसी भी चीज़ को हमें क्या चाहिए, द थिंग दैट वी नीड इज अ फोर्स। एंड व्हाट इज अ फोर्स? इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड व्हाट इज अ फोर्स? इट इज अ पुश और अ पुल। So we actually have to apply a force on a particular spring case scenarios, rubber band case scenarios, and it will actually stretch. वो extend होगी उसकी length। मान लेते हैं कि यार ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने एक नाम दे दिया, स्प्रिंग ए है, ठीक है जी। ये जो स्प्रिंग जिस पे अभी कोई वजन नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो इसकी लेंथ है ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है। इट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब मैं कहता हूं कि मैंने इस स्प्रिंग पे एक फोर्स, एक लोड, एक वजन अटैच कर दिया, वेट अटैच कर दिया, वेट इज अ फोर्स, एक वजन लोड अटैच कर दिया, लोड का टर्म यूज हो रही होगी, और ये स्प्रिंग की जो थोड़ा सा एक स्ट्रेच हो गया। एंड नाउ द लेंथ दैट द स्प्रिंग हैज इज कॉल्ड द स्ट्रेच्ड लेंथ। ये जो लेंथ है ये हमारे पास स्ट्रेच्ड लेंथ के नाम से आ रही होती है। और एक और टर्म जो हमारे पास है कि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ के बाद बदौलत कितना ज़्यादा स्ट्रेच हुआ, हाउ मच एक्चुअली द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेंथ, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या होगी? स्ट्रेच्ड लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर दूं, या फिर फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस कर दूं। तो एक्सटेंशन इज अ चेंज इन लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड इट इज यूजुअली फाउंड आउट बाय द फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और स्ट्रेच्ड लेंथ माइनस द ओरिजिनल लेंथ। बहुत बेसिक सी बात है। मूविंग फर्दर ऑन, अब यार कॉमन सेंस में एक साइंटिस्ट आए, हुक, उन्होंने जो है एक हमें हुक्स लॉ दिया। हुक साहब की जो वर्किंग थी वो इतनी मुश्किल नहीं थी, बड़ी बेसिक सी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा यार जितना वजन डालूंगा मेरा स्प्रिंग उतना स्ट्रेच हो जाएगा। आधी बात ये थी भाई। इसके दो हिस्से, इसके लॉ के पहला हिस्सा क्या है भाई, जितना लोड स्प्रिंग पे डालता जाऊंगा स्प्रिंग खिंचता जाएगा। कॉमन एक छोटी सी अपने पास एक स्प्रिंग इमेजिन करो, थोड़ा सा खींचोगे साथ कम खींचेगा, और खींचोगे और खींचेगा। तो द मोर द लोड यू अप्लाई टू अ पर्टिकुलर स्प्रिंग, द मोर इट विल स्ट्रेच, मोर एक्सटेंशन होगी इसमें। तो व्हाट ही सेड दैट कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। मैं जितनी फोर्स बढ़ाऊंगा एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा। अब मेरे मुंह से एक टर्म निकली इलास्टिक ऑब्जेक्ट की। बेटे इलास्टिक ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है
जो खींचने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की इस्तात रखता हो। अगर मैं इस कैलकुलेटर को तोड़ दूं तो ये कैलकुलेटर टूटने के बाद या इस पे फोर्स लगाऊं तो ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट विल परमानेंटली डिफॉर्म। हाँ, वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट टेम्परेरीली डिफॉर्म हो सकता है। रबर्स हो गए, स्प्रिंग हो गए, तो दैट्स व्हाट यू नीड टू मेक श्योर कि यार तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, अब हुक लॉ ने क्या कहा कि भाई फोर्स अप्लाइड टू एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन, बट एक टर्म इसने दी, विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे आने से पहले मैं थोड़ा सा पहले बातों को क्लियर करूं कि हुक साहब की क्या लॉ होता है कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जितनी फोर्स लगाऊंगा उतना ऑब्जेक्ट स्ट्रेच करता जाएगा। यू ऑल नो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वी ऐड अ कांस्टेंट, एंड दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट ओवर हियर in the Hooke's law formula that is denoted by K, and this K is a spring constant. And what when we hear about the term spring constant, हमेशा remember that कि spring constant is just force per unit extension. अगर spring constant की definition कभी मांग ले, it's force per unit extension. F is equals to kx का formula है, force over extension की वजह से K आ जाएगा। और K बताता क्या है? K बताता है कि स्प्रिंग कितना ज़्यादा मजबूत है। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी थोड़ी सी भी एक्सटेंशन करने के लिए, ठीक है। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कमज़ोर होगा, कम होगा, तो कम फोर्स चाहिए होगी एक्सटेंशन करने के लिए। गाड़ियों की जंप्स में स्प्रिंग जो लगे होते हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इट इज़ देयर टू होल्ड ह्यूज बम्प्स, और वो अच्छा खासा वेट भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और ऑन द अदर एंड जो बॉल पेन के उसमें जो पेनों में जो स्प्रिंग होता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी डेफिनेटली लेस, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर सा स्प्रिंग है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू पर्टिकुलरली यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो जो डिफॉर्मेशन है इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू के एक्स, इसमें K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, F इज द फोर्स अप्लाइड, एंड X इज द एक्सटेंशन दैट द स्प्रिंग डज। अच्छा, एक नॉर्मल सी हमारे पास जो है फोर्स है उसकी एक चार्ट मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। जब फोर्स 0 थी तो लेंथ 10 थी, मतलब ओरिजिनल लेंथ जो है वो इस स्प्रिंग की 10 होगी सेंटीमीटर। 4 न्यूटन पे 14 थी, 8 न्यूटन पे 18 थी, 12 न्यूटन पे जो है 22 न्यूटन की 22 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई थी। एक्सटेंशन मैंने निकाल ली बेटा, ओरिजिनल लेंथ 10 थी, एक्सटेंडेड 14 थी, माइनस करी 4 की एक्सटेंशन है। जब लोड 8 न्यूटन का था तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वाज 18, ओरिजिनल वाज 10, तो डेफिनेटली 8 सेंटीमीटर्स की जो एक्सटेंशन है। इस तरीके से मैंने एक जनरल सा ग्राफ आपको बना के दिया हुआ है। इसके ग्राफ वगैरह बनवाने को आ जाते हैं चार्ट से रिलेटेड, मैं अभी उस पर मूव कर रहा हूँ, थोड़ी सी देर मुझे दीजिएगा। मूविंग फर्दर ऑन, अब जब मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की बात कर रहा था तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये थी कि भाई एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग ए है, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन्स पर मिलीमीटर है। दैट मीन्स फॉर एवरी 500 न्यूटन्स द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 1 मिलीमीटर। और जो स्प्रिंग बी है दैट्स अ रिजिड हार्ड स्प्रिंग, बहुत मजबूत स्प्रिंग है, देखने में भी अच्छा चल, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3000 न्यूटन्स पर मिलीमीटर है। दैट मीन्स 3000 न्यूटन की फोर्स 1 मिलीमीटर की स्ट्रेच करवाने के लिए इस स्प्रिंग को चाहिए होगी। तो स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी आपके सामने। फिर हमारे पास जो है इसके कुछ ग्राफ्स आ जाते हैं। अब हमारे पास फोर्स एक्सटेंशन और एक्सटेंशन फोर्स के ग्राफ्स हैं, ठीक है जी। इस बात को कॉम्प्लिकेट ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, मैं इसको बहुत आपको आसान तरीक़ों से समझा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है। इस इतनी कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं जाते। देखो एग्जामिनर ना दोनों तरीके से ग्राफ बोलता है, फोर्स एक्सटेंशन के भी ग्राफ दे देता है और एक्सटेंशन फोर्स के भी ग्राफ दे देता है। अगर एक फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ ए है, एंड देयर इज वन मोर ग्राफ बी है। अगर आप फोर्स ओवर एक्सटेंशन निकालोगे या इस पॉइंट से फोर्स ओवर एक्सटेंशन निकालोगे तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आपको एक फोर्स, किसी भी पॉइंट पे फोर्स चाहिए
और किसी भी पॉइंट पे एक्सटेंशन चाहिए और आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी एफ ओवर एक्स करके। इन जनरल एक ट्रेंड है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है उसका जो ग्रेडियंट होता है दैट गिव्स अस द स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर इसका y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 निकालूँ तो उसका ग्रेडियंट हमें स्प्रिंग कांस्टेंट देगा। क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है ना, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट से भी एक ही कोऑर्डिनेट से डिवाइड करके भी स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। वेयरएज ए और बी में फ़र्क ये है कि क्योंकि ए क्यों बहुत फोर्स ज़्यादा चाहिए, यू कैन सी द ग्राफ, फोर्स ज़्यादा चाहिए फॉर लेस एक्सटेंशन, तो ए जो होगा विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ के एज कंपेयर टू बी, और बी का स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू रिलेटिवली कम होगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम लोग एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ की बात कर लें। सिमिलरली इसमें भी एक ग्राफ दे देता हूँ आपको, सी है, इसका एक और दे देता हूँ डी है। क्वाइट सिंपल, कोई भी इशू की बात नहीं है। अगर बोलता है स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू निकालो, जस्ट डिवाइड फोर्स बाय एक्सटेंशन। ग्रेडियंट के चक्कर में मत पड़ना, कन्फ्यूजन है। तरीकेकार तो मैं आपको अभी वो भी सिखा देता हूँ कि भाई जो हमारा एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें 1 ओवर ग्रेडियंट करके के की वैल्यू मिलती है। ग्रेडियंट को 1 से डिवाइड करना पड़ता है। अभी इतनी मुश्किल बात है सर, ग्रेडियंट निकालें फिर 1 से डिवाइड करें, छोड़ो। आसान लफ्ज़ों में क्या याद रखो भाई कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी 12 की, यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी 5 की, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना था। आपने कहा अच्छा एफ इज इक्वल्स टू के एक्स का फॉर्मूला है, एफ ओवर एक्स से के मिल जाएगा। एफ कितना है 12 है, एक्स कितना है 5 है, के की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स कीप इट सिंपल। ठीक है, जिन लोगों को बात बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैथमेटिक्स में अच्छे हैं उनको समझ आ रही है मेरी पूरी की पूरी जो है बातें, तो वो इस बात को ऐसे समझ लें कि भाई अब इसका ग्रेडियंट निकालूंगा तो वो x ओवर f की वैल्यू देगा, क्योंकि y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, तो हमें इसको जो है इन्वर्स करना पड़ेगा, 1 ओवर ग्रेडियंट करना पड़ेगा, ताकि जो है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ सके। ठीक है, कीप इट सिंपल। मैं अभी भी मशवरा देता हूँ कि आसान रखें, इतना कंफ्यूज ना करें। ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, अब एग्जामिनर जो है ना थोड़ी सी और फनकारी करता है, वो 2-3 और एग्जाम के ग्राफ दे देता है। एक और किस्म का जो ग्राफ वो देता है वो ये है, फोर्स का लेंथ से ग्राफ देता है, और दूसरा है लेंथ का फोर्स से ग्राफ दे देता है। वेरी सिंपल, पर कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। लेंथ स्प्रिंग की कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में भी थी। अगर मैं इसी चार्ट की बात करूं तो फोर्स जब 0 थी तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग 10 थी। ठीक है, तो फोर्स 0 पे ये जो लेंथ होगी यहाँ से 10 होगी, और ग्राफ कभी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। लेंथ वाला जो ग्राफ है वो कभी ओरिजिन से शुरू क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा कोई स्प्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जिसकी कोई लेंथ ना हो। मतलब बगैर लेंथ के कैसे कोई स्प्रिंग हो सकता है? तो जिस पॉइंट से भी ये ग्राफ शुरू कर रहा होगा, फोर्स लेंथ ग्राफ पे यहाँ से शुरू कर रहा हो, लेंथ फोर्स से यहाँ से शुरू कर रहा हो, तो ये जो पर्टिकुलर लेंथ होगी, दिस लेंथ विल बी द ओरिजिनल लेंथ। ये वाली जो लेंथ है, ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, ये वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये हमें ओरिजिनल लेंथ देगी स्प्रिंग की। ठीक है जी, ये आ गए यहाँ तक, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया। मूविंग ऑन, अब हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक कॉन्सेप्ट है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक वो पॉइंट होता है जिसके बाद अब स्प्रिंग कोई भी हुक लॉ फॉलो नहीं करता। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अ पॉइंट आफ्टर विच द स्प्रिंग नो लॉन्गर ओबेज हुक्स लॉ। अब स्प्रिंग कोई हुक लॉ ओबे नहीं करेगा, स्प्रिंग इसके बाद अपनी मर्जी चलाएगा। हाँ, इलास्टिक लिमिट वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ए लेवल्स इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का काम इतना परेशान होने का नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म और यूसेज बस पता होना चाहिए। याद रखिएगा, जो ये बोलता है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाएगा, दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं है। स्प्रिंग की डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के बाद होती है, जो इसके बाद एक और लिमिट होती है इलास्टिक लिमिट, जिस पे स्प्रिंग जो है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। बस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अ पॉइंट एट विच द स्प्रिंग नो लॉन्गर ओबेज हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा होगा, द ग्राफ विल नो लॉन्गर बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ग्राफ जो है टर्न हो जाएगा टुवर्ड्स एक्सटेंशन एक्सेस।
हमेशा याद रखना लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद ग्राफ कहाँ टर्न होता है, एक्सटेंशन की तरफ। कहाँ टर्न होता है, एक्सटेंशन की तरफ। द ग्राफ विल टर्न कहाँ पे, एक्सटेंशन की तरफ। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज अ पॉइंट एट विच द स्प्रिंग नो लॉन्गर ओबेज हुक्स लॉ, इट इज नो लॉन्गर स्ट्रेट लाइन। क्या कहाँ टर्न हुआ ग्राफ, एक्सटेंशन की तरफ। अगर एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ होता है तो तब भी ग्राफ टर्न कहाँ होगा, एक्सटेंशन की तरफ हमेशा। अगर लेंथ फोर्स ग्राफ दे दे तो लेंथ की तरफ टर्न होगा। कहाँ टर्न होगा, लेंथ की तरफ। द ग्राफ विल नेवर टर्न टूवर्ड्स द फोर्स, इट विल टर्न टूवर्ड्स द एक्सटेंशन एक्सिस या लेंथ एक्सिस। एंड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज अ पॉइंट एट विच द स्प्रिंग नो लॉन्गर ओबेज हुक्स लॉ। ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। कभी कभी निकालने के लिए आ जाती है एक टेक्निक, इसकी यहाँ पे याद रखिएगा। एक स्केल रखते हैं ऑन अ लाइन, ठीक है, ऐसे रखिएगा स्केल। जहाँ पे जिस पॉइंट पे अब जो है हमारे पास, जिस पॉइंट पे मेरा स्केल जो है लाइन छोड़ रहा हो, जैसे देख रहे हैं ना, आप गौर करें इसको कि लाइन को जो है मेरा स्केल जो है खुद ही लाइन स्केल से दूर जा रही है, तो दैट पॉइंट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दैट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कभी कभी ग्राफ में पॉइंट करने को आ जाता है, कोई कोई ग्राफ, एक आध ग्राफ ऐसा था ज़रा सा जो है कॉन्सेप्ट में 19-20 था, तो बट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट व्हाट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको लेट्स कीप इट सिंपल, ठीक है। इट्स वेरी इजी आफ्टर 2023, द सिलेबस इज़ वेरी इजी। इसमें सिर्फ ये 4-5 पॉइंट्स ही थे जो इलास्टिक लिमिट के थे। फॉर्मूला पता होना चाहिए, ग्राफ स्केच करना आना चाहिए। तो जो स्केचिंग ऑफ ग्राफ है वो मैं आपको उसको उसके ऊपर आ रहा हूँ अभी अगले 5-7 मिनट के अंदर। एक क्वेश्चन बड़ा कॉमनली आता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ग्राफ दैट शोज दैट द हुक्स लॉ इज ओबेड। तो आपने दो फीचर्स याद रखने हैं कि ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट पास स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये दो फीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछता है कि हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, फिर हम उसके बाद जो है इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, मैं एक पूरी अगली अगली क्लास, आपको पता है जैसे आप लोगों को ट्रेंड तो अंदाज़ा हो गया होगा, नेक्स्ट क्लास इज़ ऑफ फुल्ली ऑफ द पास्ट पेपर्स। ये जो है कुछ ऐसे जो स्केचिंग वगैरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं दैट आई थिंक आर नेसेसरी, उनको ज़रा जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी, फिगर 2.1 shows the extension load graph for a spring. Point P is the limit of proportionality. Name the law obeyed by the spring from the origin to P. तो ये हमारे पास हुक्स लॉ है, ठीक है जी। Describe the two features of the graph that shows the hook law is obeyed. तो क्या क्या याद रखेंगे, स्ट्रेट लाइन, एक तो स्ट्रेट लाइन होगी और दूसरी क्या होगी, ओरिजिन से पास होगी, ठीक है जी। Sketch the possible continuation of the graph when the spring is loaded beyond the limit of proportionality. तो फिर याद रखिएगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद ग्राफ ऑलवेज टेंड्स टुवर्ड्स एक्सटेंशन। अच्छा, कोशिश करना यार इसके हुक नहीं बनाना यार, ये बड़ी गलती है यार, ये मतलब सेंस नहीं बनाती ना, लोड कैसे वापसी आ रहा है। तो बस इसको सीधा मैक्सिमम ये कर सकते हैं आपके, इसको जो है स्ट्रेट कर दें, डोंट मेक अ हुक आउट ऑफ इट, बस इसको ऐसे सीधा सीधा रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। मूविंग फर्दर ऑन, अच्छा सवाल है, स्प्रिंग अंडरलाइन द क्वांटिटीज दैट आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो यार ये भी देख लो यार, फोर्स वेक्टर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग एज इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लैंप stand in a school laboratory. A student hangs various masses from the end of S and determines the extension X produced by each mass. Calculate the weight of 250 grams mass. तो W is equals to mg. मास हमारे पास 250 ग्राम था, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम्स में, और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8। तो हमारे पास वेट आ जाएगा 0.25 टाइम्स 9.8, 2.45 न्यूटन्स। अच्छा जी, द स्टूडेंट प्लॉट्स अ ग्राफ ऑफ द फोर्स एफ ऑफ द स्प्रिंग अगेंस्ट द एक्सटेंशन, ठीक है। नेम द स्टेट द नेम गिवन टू पी। तो पी क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, पूरा लिखिएगा। यूज द सेक्शन ऑफ द ग्राफ विद द स्प्रिंग एस ओबेज हुक्स लॉ टू डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, मैंने हमेशा बताया कोई भी 2 पॉइंट ले लेना, कोई मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट आपने ग्राफ से लिया, याद रखना एफ ओवर एक्स इज इक्वल्स टू के है, फोर्स कितनी है 2 है, एक्सटेंशन कितनी है यहाँ पे
4 है, हाँ, तो 2/4.4 दैट्स प्रीटी मच इट। बस फोर्स ओवर एक्सटेंशन करो, कोई ग्रेडियंट कुछ भी, कोई फिलाना ढिमकाना ज़रूरत नहीं है। कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। ऐसा यूनिट याद रखना, न्यूटन्स पर सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ का, ठीक है, न्यूटन्स पर सेंटीमीटर, क्योंकि फोर्स ओवर एक्सटेंशन है ना, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मिलीमीटर, न्यूटन पर सेंटीमीटर, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है यार। ये कॉन्सेप्ट देना था आपको। अच्छा, ये बेटा याद रखिएगा, जब भी हमारे पास इस तरीके से सवाल आ जाए, फ्रिक्शन रिलेटेड, फोर्स रिलेटेड, इसको हम लोग जो है स्प्रिंग मीटर कहते हैं, एक और नाम था इसका, ठीक है, वो अगली क्लास में जो है बहुत डिटेल में करेंगे पासवर्ड इसके। फिगर 2.2 shows a mass of 0.12 kilograms resting on the bottom of the box, ठीक है। A spring that is identical to S connects to the mass and one side of the box, ठीक है। Ignore friction between the mass and the box. The box and the mass are at rest, ठीक है। State the resultant force acting on the mass. Rest पे रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन होगी, क्योंकि मैंने दो ही टाइप के इक्विलिब्रियम बताए थे, स्टैटिक और डायनेमिक। रेस्ट पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होती, आई एम प्रीटी श्योर ये बात आपको पता होगी। अच्छा, a box is firmly attached in the horizontal position to the body of a racing car. As the car accelerates, the spring stretches by 2 centimeter. Determine the tension in the spring, ठीक है जी। क्या बोल रहा है यार कि स्प्रिंग की एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर है, उस पॉइंट पे टेंशन बतानी है। तो 2 सेंटीमीटर पे हमारे पास जो फोर्स है दैट इज 0.9 न्यूटन्स, ठीक है जी, 0.9 न्यूटन्स की फोर्स है। तो जब स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच होगा और वो मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, तो मतलब जितना टेंशन और स्प्रिंग की फोर्सेस बैलेंस होंगी, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। तो टेंशन होगी दैट विल बी इक्वलेंट टू द फोर्स, और वो भी 0.9 न्यूटन होगी। The box is firmly attached in the horizontal with the car, ठीक है। As the car accelerates, the spring stretches by 2 centimeter. Determine the tension in the spring. हाँ, ये बस डायरेक्टली टेंशन निकालनी थी, ऐसा सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस टेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट ऊपर से ग्राफ की मदद से निकाल लेनी थी। स्प्रिंग में टेंशन वही होगी ना, 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अगले पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हाँ, याद रखना, जब हमारे पास कोई इस तरीके की फोर्स देता है तो वो अगले पार्ट में एक्सेलरेशन मांगता है, फिजिकल्स टू एम ए से आ जाती है। फोर्स 0.9 है, मास उसने दिया था शुरू में 0.12 किलोग्राम्स, मास 0.12 हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए है, यू जस्ट हैव टू डिवाइड 0.9 बाय 0.12 एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 7.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है फोर्स एक्सटेंशन के आ रहे होते हैं। एक आध और देख लें यार, ये इस तरीके से पॉइंट एक्स क्या है, ये खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। फिर हमारे पास जो है ये प्रीटी मच इट, इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं लोड एक्सटेंशन वाले। इसकी डिटेल में जो है पासवर्ड्स की रिकॉर्डिंग मैं अगली वीडियो में करूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर डिफॉर्मेशन, टेक केयर गाइस।